एक बार हम लोग के साथ कांड हुआ, हमारे एंथनी वाले जितने भी हम लोग के साथ वाले वो रिलेट कर पाएंगे उसको, सीनियर्स भी कर लेंगे। भाई वो दंगला से हुआ है क्लास में, उसे अंदर एंटर करा भाई, पहले बंदे के मारा सटा, वो खा के खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ खड़े होकर साले कोई कांड करा होगा। कसौल में हमारा भाई था, ये गुस्सा हो गया था एक दोस्त से, दोस्त लड़ गए, बचपन के दोस्त गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कह रहे हैं देखो हम लोग बचपन के दोस्त हैं, बर्फ में आ गए, ऐसी बात वैसी बात। भाई पता नहीं किसी चादर खींचने पे बात हो गई, लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई, भाई ने हमारे मारने के लिए, अग्रवाल है, भाई ने हमारे गमला उठा लिया कि मार देंगे गमला, और होटल छोड़ के चला गया। तो मेरी पहली ट्रिप थी डोमिनार से, और अकेले था, बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, सही से मतलब समझो लगेज भी नहीं कैरी कर पा रहा था, बाइक कैसे होगा, मतलब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था। पर मैं निकल गया। दोस्त जो कि जिन्होंने लास्ट टाइम पे एकदम से फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनको धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं सोलो ट्रिप पे गया फाइनली। बिजनेस करने के लिए आपको गट्स चाहिए, बिजनेस करने के लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए, और बिजनेस करने के लिए आपके पास झेलने की, हम लोग कहते हैं विल पावर, झेलने की क्षमता बहुत चाहिए, बहुत, वरना कोई भी बंदा आदमी उठा के बिजनेस कर ले। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, और आप वो कहते हैं ना नेवर सेटल फॉर लेस वाले इंसान हो, तो आप जॉब से कुछ कर ही नहीं। पूर्वांचल में बाहुबल ज़्यादा है, वहाँ बाहुबली जाना, वहाँ हमेशा यही वॉर चलती है कि किसके पास काम रहेगा, कौन करेगा, वो काम है ट्रांसपोर्टेशन। तो हमारे प्रिंसिपल सर जिम्मी फादर थे, वो बोले कि चेकिंग होगी, फ़ोन तो कोई नहीं लाया है। तो भाई मेरा ग्रुप निहायत ही ऐसा था, भगवान कसम बता रहे, पूरे स्कूल में ऐसा ग्रुप नहीं था, सीनियर्स भी अड़े रहते थे, जूनियर तो करे क्या। तो जब बैग चेक हुए तो मेरे बैग में तो कोई किताब नहीं निकली, तो 2 साल जूनियर है यार, हम लोग सीनियर थे स्कूल में उस टाइम पे। किसी के बैग से फोन निकला है, खबर आ रही, अरे उधर से फोन निकला, उधर से खबर आ रही, अरे उसके में लेटर्स निकले, अरे उसके में ये निकला, अरे उसके में DSLR निकला, उसके में छोटा कैमरा निकला। भाई साहब इनका बैग चेक हुआ, जब हमारे साथ ही बैठते थे बगल में, तो पहले तो जब उसने हाथ डाला तो आगे सिविलियंस का आना मना हुआ था ना, अभी बीच में कैंट में कि सिविलियंस नहीं आएंगे, बीच में हो गया था, हम लोग कर हुआ था देगा यहीं, आप काले रंग की इंडियर खड़ी करोगे या काले रंग की स्कॉर्पियो करोगे तो आदमी ना रोकेगा। अब किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आप हाथ दे दो। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग नंदन, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चाय विद भाभी पे। आज का हमारा ये पॉडकास्ट है वो होने जा रहा है विशाल दीप यादव जी के साथ। विशाल दीप यादव जी यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी के ओनर हैं, और जो हमारे सेकंड गेस्ट हैं वो हैं उमंग अग्रवाल। उमंग अग्रवाल जी फेमस है ट्रैवलिंग के लिए, जिन्होंने लगभग इंडिया में ट्रैवल कर रखे हैं और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लोर की हैं, जैसे हमारे हिल स्टेशंस और भी काफ़ी सारी चीज़ें। तो डिस्कस करेंगे उमंग जी से और विशाल दीप यादव जी से। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। कैसे हैं आप लोग? बहुत ही बढ़िया, अच्छा लग रहा है। पहला पॉडकास्ट है, और अच्छी चीज़ ये है कि फर्रुखाबाद का पहला पॉडकास्ट है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इनफैक्ट ये बहुत अच्छा लगा कि फर्रुखाबाद में किसी ने ये स्टार्ट करा है, काफ़ी अच्छा। आई एम वेरी श्योर तुम्हें देख के अभी 5-7 लोग हाँ, और करेंगे, और लोग अच्छा है, लोग स्टार्ट करें, अच्छी बात है, इंस्पायर करोगे तुम। मेन बात यह है कि सबसे पहले तुम हो करने वाले, तो एक बढ़िया है, लीडिंग हमेशा तुम ही रहोगे आगे भी। विशाल जी आपका ट्रांसपोर्टेशन का जी, तो आप हमें कुछ बताइए, ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस वर्क कैसे करता है? यार स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं कि आपने ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस में अपना कदम कैसे रखा? एक्चुअली मैं बताऊँ आपको कि मेरे बाबा, मेरा जनरेशनल बिजनेस है जो मेरे बाबा ने स्टार्ट करा, फिर बाबा ने इतने साल नहीं कर पाया, उनकी 1997 में ही पास्ट अवे, 1997 में, उसके बाद 1996 में, 1996 से मेरे बाबा के सामने से ही मेरे पापा ने इसको कंटिन्यू करा, और उनका बहुत बड़ा रोल है 2020 तक इसको चलाने में, सारा सब कुछ है। तो ये कह सकते हो आप कि हाँ मेरे को जनरेशनल मिला है, और फिर तीसरी पीढ़ी हमें चलाने वाले। तो उमंग जी आपने ये फूड लाइन के बिजनेस को कैसे चूज़ किया था? कुछ रेस्टोरेंट्स भी हैं आपके, कुछ बेकरीज भी हैं? पहले हमारी एक बेकरी हुआ करती थी, उस टाइम इतना ट्रेंड नहीं था बेकरी का कुछ भी। बेकरी के नाम पे इंसान बस यही एक आलू पैटी हो गई, या एक 5 रुपए का एक क्रीम रोल हो गया, या 10 रुपए की पेस्ट्री हो गई, बस इतना जानता था। पर जब से एक तरह से आप मान लो इंस्टाग्राम आया है, सोशल मीडिया के थ्रू इतना ज़्यादा वायरल हो गया, एक तरह से देखा जाए ये बेकरी का ट्रेंड की डोनट है, या फिर आपके केक्स हो गए, डिज़ाइनर केक्स हो गए, हर तरह के केक्स हो गए, मतलब इतना ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है। और आज के टाइम में मुझे लगता है कि ये जो मेरा बिज़नेस है बहुत परफेक्ट है।
मज़ा भी आता है, मतलब इंटरेस्ट है मुझे तो मज़ा भी आता है उसमें काम करने में, नई नई चीज़ें डेवलप करने में। अब जैसे कि मान लो अभी प्रमोशन वाली बात है भाई, अभी थिन क्रस्ट आटा पिज़्ज़ा चालू किया तो वो आपके सामने ही प्रिपेयर हो रहा है। लाइक जैसे आप डोमिनोज में जाते हो, आपको लगता है सामने देखने को मिले कि कैसा है क्या है, तो वैसे ही सामने ही हम लोग सब प्रिपेयर कर रहे हैं। और आटा पिज़्ज़ा ज़रूर ट्राई करना भाई, अभी ही चालू हुआ है रिसेंटली, तो ज़रूर ट्राई करना। विशाल जी, आप फिटनेस फ्रीक लगते हैं, आपने वो टेस्ट किया है? हाँ, मैं उसी लिए बता रहा था आपको। ऐसे नहीं, हम लोग जिम जाते हैं तो 70% 60% वर्कआउट है और 40% डाइट का रोल है। अगर आप कितनी भी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप डाइट नहीं ले रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। आप घिस रहे हो, फ्यूलिंग गाड़ी चला रहे हो पर फ्यूल नहीं डाल रहे तो गाड़ी कैसे चल पाएगी? इंजन खराब होगा, ऑब्वियस ही बात है। तो जैसे मैंने परसों ही ट्राई करा तो मेरे मन में भी रहती है यार, मेरा भी मन करता है खाने का। हम लोग जिम जा जाके और फिर डाइट ले लेके वो सब चीज़ें रोज़ वाली, मन करता है खाने का कि यार ठीक है बर्गर खा लिया या पिज़्ज़ा खा लिया। पर डर क्या रहता है कि जो उसका बेस होता है, बेस मैदा होता है जिसपे सब चीज़ें सॉस वॉस लगा के फिर उस पर टॉपिंग्स डाल के तैयार होता है वो। यार जब मैदा, बेस ही मैदा है और हमारी दुश्मन मैदा है, हम नहीं खा सकते मैदा, क्यों? इंडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, और हैवी फील होगा, ठीक है, आप खा नहीं पाओगे और फिर काफ़ी दिक्कतें हैं। बट इनके यहाँ मैंने ट्राई करा था आटा पिज़्ज़ा, भाई मैंने परसों खाया, मीडियम साइज पिज़्ज़ा की 3 स्लाइसेस खा ली, बहुत अच्छा। मतलब ये लोग पहले पीसेस मांग रहे थे, मैंने पूरा पिज़्ज़ा दिया, मुझे खाओ खाओ खाओ। तो पिज़्ज़ा ट्राई करा भाई, वो आटे का है तो एक मन में ये भी कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरे सामने बन रहा है, आटे का बेस है तो नुकसान भी नहीं करेगा, क्रेविंग भी पूरी है। और भाई मैंने 3 स्लाइसेस खा लिया, अगर होता मैदे का मैं नहीं खा पाता। ट्रैवलिंग करते हैं क्या आप लोग? बिल्कुल भाई, हम लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं, ट्रैवलिंग भी करते हैं भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। सफर भी करते हैं और सफर भी करते हैं। तो ट्रैवलिंग भाई, मतलब ये समझो कि अगर मतलब बहुत मेरी लाइफ में तो बहुत मेन पार्ट है ट्रैवलिंग, मतलब बिजनेस के बाद ट्रैवलिंग ही आती है। हम लोग एक बार, सबसे पहले हम लोग जब सब, हम एक्चुअली हमारा ग्रुप है, हम 3-4 दोस्तों का, तो उसमें से 1-2 लोग यहाँ नहीं हैं। हाँ। तो अगर वो होते तो और भी अच्छा लगता, बट वो यहाँ ही नहीं है, बाहर हैं। तो हम लोग 2019, हाँ, अराउंड 19 में ना, हाँ। 2019 में हम लोग अपने पहले ट्रिप पे गए। वैसे हम लोग ट्रैवल तो बहुत करते थे, मतलब हम 3 लोग साथ में गए। हम 3 लोग साथ में गए। हाँ, तो 2019 में हम लोग गए मनाली। तब इतना हाइप नहीं था लद्दाख का था, पर हम लोग के लिए ठीक है। मनाली पढ़ते स्कूल में थे हम लोग तब। हाँ, स्कूल में थे, 12th का पेपर होगा शायद। हाँ, 12th तुम्हारा 12th का पेपर था, हम बाहर थे। हाँ। तो हम लोग गए थे मनाली भाई, हम ये हमारे एक और दोस्त, तो सब ट्रिप्स एक तरफ में और दोस्तों के साथ आप जाओ, वो ट्रैवल का अलग। हम लोग कोई ड्रिंक नहीं करते थे, तो हम लोग कुछ ड्रिंक वगैरह करते नहीं थे, बट फिर भी भाई वो पहला ट्रिप ऐसा था जीवन भर याद रहेगा। उस ट्रिप में तो ऐसी ट्रेजेडी हुई थी कि हम 3 दोस्त, मैं बताऊं बहुत कॉमेडी टॉपिक है, हम 3 दोस्त निकल गए, बाकी 2 दोस्तों को नहीं पता है कि हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों ने इसलिए नहीं बताया कि भाई हम लोग के घर वाले तो मान गए थे, उनके घर वाले नहीं मानेंगे कि हाँ ऐसे नहीं, बड़ा कोई नहीं है और तुम लड़के सब जा रहे हो। भाई हम लोग निकल गए, नहीं कोई इशू नहीं, निकल जाएंगे, कोई बात नहीं। भाई हम लोग यहाँ से पहुंचे दिल्ली से हम लोग यहाँ से जनरत AC बस सर्विस चालू हुई थी। पहुंचे कैसे? पर सुबह भाई सुबह की बताएं, बहुत इंटरेस्टिंग है। सबका प्लान हम तीनों का भी कैंसिल था, बट मैंने सुबह कॉल करी इसको, मैंने कि क्या है चलने का, तो बोलते हैं कि देखते हैं यार अब तो कैंसिल ही। हमने कि अब नहीं पता, अब चलो, अब चलना है। 8:05 पर बस निकल जाती, बस का नई बस चली थी, फिक्स टाइमिंग थी उसकी। मेरा एक और दोस्त है तो उससे बात थी, बोला मैं आ रहा हूँ पिक करने तुम लोगों को कार से, और हम लोग चलते हैं। ये फतेहगढ़ रहता था, वो आवास विकास रहता था, मैं नेकपुर। वो आवास विकास से नेकपुर आया, मैंने ऐसे बैग उठाया जो कपड़े समझ आ के भरे, और मैं भागते हुए पहुंचा हूँ। बस को निकलने में 10 मिनट है, मैं घर के बाहर पहुंचा हूँ, उसके साथ बैठा, हम लोग गए उसको पिक करने। ये तब ये नहीं, अच्छा इनकी दिक्कत है हमारे अग्रवाल जी की कि ये बहुत वो है, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए होता है। कहीं आप जा रहे हो, आप कहीं से जा रहे हो, आप इनको घर से उठाइए, ये खुद नहीं आ सकते कहीं। तो भाई क्या हो गया? तो भाई इनको पिक करा, भाई बस का टाइम हो गया, बस निकलने वाली थी। मैंने एक लोगों को कॉल करा बस अड्डे पे, मैंने कहा बस होगी, बोले हाँ। हमने रुकवा दो, बस वाले से बात करा दो, हमने 5 मिनट दे दो, हम आ रहे हैं। और 5 मिनट में अगर 6 मिनट बोले कि मैं तो भैया जा रहा हूँ और मैं रुक नहीं सकता, सवारियाँ हैं, मेरा फिक्स टाइमिंग है निकलने का। मैंने कहा देखो 5 मिनट में अगर हम नहीं आए तो आप 6ठे मिनट निकल जाना।
भाई उस दिन इतनी गंदी गाड़ी चलाई है, उस दिन इतनी गंदी गाड़ी दौड़ा है फतेहगढ़ से बस अड्डे 2.5 मिनट लगा होगा सुबह सुबह, मुश्किल से उतना भी नहीं लगा हुआ। इतनी गंदी गाड़ी चलाई कि मैं बाद में सोच रहा था गाड़ी खड़ी करके, यार जिस हिसाब से गाड़ी चलाई है, अगर रास्ते में कुछ हो जाता तो अस्पताल लोहिया जाना पड़ता, अस्पताल बस अड्डे तो छोड़ दो। गाड़ी वहीं खड़ी करी बस अड्डे पे, पता नहीं किसी होटल वाले को चाबी दे दी कि भैया हमारी गाड़ी खड़ी है, चाबी पकड़ो। हम लोग बैठ के बस पे चले गए भाई, दिल्ली पहुंचे। दिल्ली में उस दोस्त को पता चल गया जब हम लोग दिल्ली पहुंचे, दिल्ली से हमारी टिकट हमने कर रखी थी वॉल्वो की चंडीगढ़ तक की। उसको बंदे को पता चल गया कि हम लोग निकल गए घूमने। अब जैसे ही उसको पता चला तो कॉल आने लगे कि यार दोस्त है हमारा, अब नाम नहीं लेंगे, जिसे बताया नहीं था, जिसे बताया नहीं था वो समझ जाएगा देख के। तो उसने भाई कि नहीं हमें आना है, तुम लोग चले कैसे गए, गलत बात है ये वो, हमें यहाँ ठीक है देख लेंगे। बोले क्या करें, हमने चलो देखेंगे अब क्या, निकल आए भाई। हम लोग पहुंचे चंडीगढ़ सवेरे बस चेंज करी, वहां से दूसरी वॉल्वो पकड़ी, पहुंचे मनाली रात में मनाली पहुंचे। मनाली में होटल में चेक इन करा, सो रहे थे। खुशी का ठिकाना नहीं था भाई, रात जब तक हम तीन थे। सुबह उठे, बड़ी स्नोफॉल हो रही है, देखे क्या गेट नॉक हो रहा है, गेट खुल रहा है भाई, सामने दो खड़े हैं भाई। वो बाय कार फरुखाबाद से मनाली पहुंच गया। हम लोग रात में पहुंचे हैं और वो बस सुबह आ गया है। वो सुबह आ गया है, छोड़ के कैसे आए फरखाबाद से। अब साथ चलेंगे। फिर हम लोग मनाली घूमे, मैक्लोडगंज घूमे और धर्मशाला घूमे, बहुत यादें, कसौल घूमे, बहुत यादें हैं कसौल की। कसौल में हमारा भाई था, ये गुस्सा हो गया था एक दोस्त से, दोस्त लड़ गए, बचपन के दोस्त गले में हाथ डाल के घूम रहे हैं, कह रहे हैं देखो हम लोग बचपन के दोस्त हैं, बर्फ में आ गए, ऐसी बात वैसी बात। भाई पता नहीं किसी चादर खींचने पे बात हो गई, लड़ाई हो गई, इतनी लड़ाई हो गई, भाई ने हमारे मारने के लिए, अग्रवाल है, भाई ने हमारे गमला उठा लिया कि मार देंगे गमला, और होटल छोड़ के चला गया, फोन नहीं उठा रहा है। रात में होएगा 2 रात के 2 बजे कसौल में एक बारिश हो रही थी, वहाँ पे भीड़ बहुत चलती है, बहुत स्कोर करने वाले बहुत घूमते हैं, और वहाँ भाई प्रॉपर जंगल है, कसौल प्रॉपर जंगल है, हिल स्टेशन है पर प्रॉपर जंगल है। वहाँ पे कोई भी जानवर आ जाए, भालू वालू कुछ भी आ जाए, तो मेरे को ये डर लग रहा था जब ये होटल चला गया कि भाई ऐसा ना हो उसको खा जाए। इसको ढूंढने गए भाई, कोई नहीं, दूर दूर तक सन्नाटा। डर किसी और चीज का था पर वो जाने दो, पर भाई मिल गया लास्ट में। मिल गया फाइनली। फिर मैंने होटल के कमरे में सो रहे थे यार। हाँ। और पता नहीं लोगों ने ढूंढा कैसे, मतलब इन लोगों ने पूछा कहाँ, मैंने बोला एक होटल में हूँ, मुझे खुद नाम कुछ नहीं पता था, पता नहीं क्या बोला, पर ये लोग ढूंढ के वहाँ पहुँच गए यार। अब यार क्या हुआ कि थोड़ी वो वहाँ पे रुपए तो पूरे दे दिए थे भाई, मैं बताऊँ रुपए कैसे रिफंड करा है होटल के, ये गुस्सा हो के चला गया, दूसरे होटल में पैसे दे दिए। जैसे दूसरे होटल में पैसे दे दिए, फिर जब हम गए इसको मनाने तो ये आने लगा साथ में, हमने ये पैसे वापस करा लो। उसको आधा घंटा हुआ होगा पहुंचे वहाँ। हाँ बस बहुत ज्यादा, आधे घंटे में इसने कहता 1000 रुपए दिए थे उसको। हाँ यार 1000 रुपए दिए थे भाई, वो पैसे ना वापस करें। मैंने उसको कोने में ले आके समझाया काउंटर वाले को, सुनो लड़ाई हो गई है, एक लोगों का मर्डर हो गया है, सब पे पुलिस केस लग गया है, हमको जाना है, समझो तो समझो, हम तो तुम्हारे होटल नाम देंगे, यहाँ रुके थे। भाइयों से पूरे पैसे वापस करे। और एक हमारे भाई और थे, वो ग्लास भी चोरी कर रहा है वो कहे पूरा पैसा वसूलेंगे जिस होटल। अच्छा हाँ, उसने 500 रुपए काटे थे, पता नहीं कुछ ऐसे ही था, 1000 रुपए थे, 500 उसने काटे, 500 उसने दे दिए जब रिफंड कराया। तो मेरा एक दोस्त था, वो मेरे साथ ही था जो उसको ढूंढने गया था, तो जिस होटल में हम लोग पहले रुके थे जहाँ लड़ाई हुई थी, तो वहाँ पे ग्लास टूट गया था, तो उसका देना पड़ता। अरे तो 12th वाले थे सब लौटने अपने मस्त हो गया यार, वॉशरूम जाना है, रूम में चले, बोला ठीक है। हम लोग निकल रहे बाहर, वो पीछे से यार वो ग्लास ले आया, वो ग्लास ले आया कि वो टूटा वाला ग्लास टूट गया था, तो दूसरे वाले ग्लास वही रख देंगे। ये साला पैसे दे नहीं रहा था, मैंने इसका ग्लास ही ले चलो। जीबी हिमाचल में है, जीबी वाटरफॉल जीबी का फेमस है ना। हाँ जीबी काफ़ी अच्छी जगह है जाने के लिए, और वहाँ पे नाम लेना ज़रूरी है, अनमोल अग्निहोत्री है हमारा दोस्त, जो कि जिन्होंने लास्ट टाइम पे एकदम से फ़ोन नहीं उठाया था, तो उनको धन्यवाद मैं कहना चाहूँगा, जिसकी वजह से मैं सोलो ट्रिप पे गया फाइनली। मेरी पहली से ट्रिप थी कि उसने फ़ोन उठाना बंद कर दिया, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया, घर पे लड़ाई हो रही थी कि अकेले कोई जाने नहीं दे रहा था, पर फाइनली मैं लड़के बहुत लड़ा और फाइनली मैं गया। और वो ट्रिप थी मेरी यार, लगभग मैं गया था उत्तराखंड, वो भी किसी को पता नहीं है, पर वो मैं बाइक से गया था बाइक से गया था मैं,
नैनीताल था, नैनीताल से नीचे पड़ता है जियोली कोट। जहाँ पे हमारे अंकल आंटी को ये पता था कि किसी दोस्त के घर पे बाइक खड़ी है और भाई गया है, बस से गया है, बस से, हाँ हाँ। बस से गया है। तो भाई और वो बस जो थी वो बजाज डोमिनार थी और वो भाई- दोस्त का घर उत्तराखंड में था। तो मेरी पहली ट्रिप थी डोमिनार से, और अकेले था, बहुत डर लग रहा था कि कैसे होगा, क्या होगा, सही से मतलब समझो लगेज भी नहीं कैरी कर पा रहा था, बाइक कैसे होगा, मतलब बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था, पर मैं निकल गया। और अच्छी ट्रिप थी काफ़ी वो मेरी। कि वैसे क्या होता है कि आप एक सीज़न जब चल रहा होता है ना किसी प्लेस का, कि मतलब एक नॉर्मली सीज़न, जैसे आप हिमाचल जाओ तो जनवरी साइड, दिसंबर साइड बढ़िया सीज़न होता है, आप जाओ, अगर सोलो जा रहे हो लोग मिलेंगे, बढ़िया हॉस्टल में रुको। पर वो भाई experience भाई कोई से ये खास भी आप अच्छा एक्सपीरियंस नहीं ले था। सकते हो, भाई ने सारे एक्सपीरियंस, रील वाले भाई ने एक्सपीरियंस लिए हैं, जे कम्युनिकेशन वाले, और बता सोलो राइडिंग वाले। गिफ्ट मिला था आपको? हाँ भाई, ये मिला था ना वो बैग मिला था, उसी ईयरबड्स बैग से भाई फिर राइड पे गया। ईयरबड्स भी मिले थे, मतलब एक्सपीरियंस ठीक था, कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं गए। स्मार्ट वॉच भाई नहीं, अरे हाँ गिफ्ट का चक्कर ये रहता है, आपको गिड़गिड़ाना पड़ता, भाई दे दो दे दो दे दो, तब मतलब तुम जाके- गिड़गिड़ाए हो वहाँ? नहीं भाई, वो ईशू भाई मेरे साथ गया था, ईशू भाई मेरे साथ गया अच्छा, था। ये गिड़गिड़ाने वाले को साथ ले गए थे जो गिड़गिड़ाता है। नहीं नहीं नहीं, उसने भाई जैसे तैसे ले लिया था, गिड़गिड़ाया नहीं, पर हाँ। कल की बता रहे यार तुम्हें, मतलब ठीक है हम लोग का फ्रेंड सर्कल अच्छा है। कल भाई की बेकरी पे हमारे 2 दोस्त गए, कल मतलब सब फ्री थे, तो उसका मेरे पास कॉल आया है कि घर के बाहर आओ, आ रहे हैं मिलने। तो हमने कहा आ रहे हैं, कहता पुल पे आओ, मतलब मेरे घर के बगल में ही पुल है, एक मेन रोड है और बगल में ही पुल है। तो कहा ठीक है आ रहे हैं उस रास्ते सारे। तो मैं देखता हूँ उधर से 2 टू व्हीलर आ रही हैं, बैठो 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 बैठो। तो इसकी बेकरी पे एक काम कर रहा था वो दोनों लड़के, इसका फ़ोन इसने खोल के कुछ दे दिया होगा दोस्तों को, तो वो फ़ोन लेके चले आए कि हम लोग खाना खाने जा रहे हैं, साथ आओ। नहीं पीछे आ रहे हैं, सब काम छोड़ के स्कूट, मेरा फ़ोन दे दो, मेरा फ़ोन दे दो। भाई वो कुछ उनकी स्पेशल डिमांड पे उन्हें कुछ दिखा रहे थे, तो फोन मैंने दे दिया, फिर भाई लेके ही चले भाई गए। लड़के फ़ोन छीन के भागा है, बोले अब आओ पीछे फ़ोन ले जाओ। साथ ही चले रात गए भाई, में एक साथ चलो। 11 बजे घर भेजा है, पूरा फरकाबाद घुमाया है, उधर खाना खाया, उधर चाय पी, उधर पान खाया, तब जाओ। आज के हमारे जो यूथ हैं वो एक सेफ जॉब के पीछे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि एक सेटल्ड जॉब अगर उन्हें मिल गई तो वो खुद समझते हैं उनकी लाइफ सेट हो गई है। सेटल्ड जॉब आपके हिसाब से क्या है? सरकारी नौकरी? सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, बैंक्स में नौकरी? देखो ऐसा है, मेरा मानना है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ नौकरी खराब है, नौकरी करनी चाहिए। नौकरी इसलिए करनी चाहिए कि आपको ऑन ग्राउंड एक्सपोजर मिलता है कि मार्केट में क्या क्या नया है और क्या हो रहा है, कैसे बढ़ रही है, कि सामने से डिमांड क्या है। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जैसे बहुत वेल टू, देखो बिजनेस ये कहना बिल्कुल बेवकूफ़ी है कि बिजनेसमैन वही होता है जो दूसरे के पैसे के लिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग बिजनेस करते हैं तो हम लोग ROI देखते हैं, एक वर्ड है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो जब आप इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो आपको क्या रिटर्न मिलेगा? कोई भी काम आज के टाइम पे आप करिए, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, चाहे आप लोन कराइए, ठीक है, चाहे आप मार्केट से लीजिए, चाहे कुछ भी करिए, ठीक है। अगर आप प्रॉमिसिंग हैं खुद से और खुद के आइडिया पे, तो आप वर्क कर जाएंगे। जॉब करना आसान है, आदमी इसलिए जॉब की तरफ भागता है कि जॉब करना आसान है। क्यों? बिजनेस में भाई आप ओनर हो, ठीक है, आप ओनर हो और आपकी सारी लायबिलिटी है। प्रॉफिट होगा तो उसमें स्टाफ का इन्वॉल्वमेंट होगा, लॉस होगा तो वो आपके अकेले का लॉस होगा, कोई किसी की नहीं सुनता। बिजनेस में मालिक बनने से पहले नौकर बनना पड़ता है। पता ही है भाई। अब जैसे मेरा बिजनेस है, अब मान लो भाई कभी कदार होता है कि सफाई वाले बहुत ड्रामा करते नहीं आते हैं, तो यार एक टाइम ऐसा भी आता है कि यार झूठी प्लेट भी उठानी पड़ती हैं और कब झाड़ू भी लगानी पड़ जाए, तो वो यार नौकर, वही बात है ना यार, मालिक से पहले नौकर बनना पड़ता है। लेकिन जॉब इसलिए मैं कहता हूँ ज़रूरी है कि आप, जैसे जो मेन बात थी कि बहुत से लोग लड़के ऐसी फैमिली से आते हैं बिजनेस करना चाहते हैं पर उनके पास फाइनेंशियल बैकअप नहीं है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से जॉब इसलिए ज़रूरी है कि आप एक टाइम तक जॉब करिए, आप सेविंग्स करिए, थोड़ा सा बैकअप बनाइए, थोड़ी सी अपनी गुडविल बनाइए, अपने सिविल्स सही करिए, अपना बैंक्स के थ्रू अपना ट्रांजैक्शन अच्छा रखिए, एक अच्छी गुडविल बनाइए अपनी बैंक्स में, और सेविंग्स करिए, जानिए मार्केट, जानिए, थोड़ा समझिए, लिविंग कॉस्ट समझिए, और फिर उस पैसे से आप अपना रिस्क खेलना चाहते हैं तो खेल लीजिए। अब मान लो किसी, जैसे आप आज के टाइम पे बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है ना, यहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे पास मेरे जनरेशनल वेल्थ है, मतलब पीछे से
मुझे मिला हुआ है पैसा, ठीक है, और मैं कोई बिजनेस करना चाहता हूँ तो मैं रिस्क ले सकता हूँ। बिजनेस टोटल रिस्क है, ये 100% श्योर है, ठीक है। मैं रिस्क ले सकता हूँ मेरे पैसे का। पर जब आप हैं, आपके पास कुछ नहीं है, ना ज़मीन है ना कुछ है, आप बहुत एक डाउन टू अर्थ फैमिली से या बहुत नीची हुई पिछड़ी हुई फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आप कैसे करेंगे? जॉब करनी पड़ेगी, पैसा बचाना पड़ेगा, तभी आप बिज़नेस कर पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ ये कहूँगा मैं बिज़नेस में, भाई ओवरनाइट सक्सेस ना जॉब में मिलती है ना बिज़नेस में मिलती है। बिज़नेस करने के लिए आपको गट्स चाहिए, बिज़नेस करने के लिए आपको खुद पे कॉन्फिडेंस चाहिए, और बिज़नेस करने के लिए आपके पास झेलने की, हम लोग कहते हैं विल पावर, झेलने की क्षमता होनी चाहिए। वरना कोई भी बंदा आज मुंह उठा के बिज़नेस कर ले, क्यों नहीं कर पाता? केवल इसीलिए कि बिज़नेस के लिए गट्स चाहिए। बिज़नेस आपसे झाड़ू भी लगवा देता है, और भाई मालिक झाड़ू लगाता है। मेरा काम ऐसा है, ट्रांसपोर्ट का काम ऐसा है कि इंसान, मैं आज आपको अगर कोई नया बंदा हो ना समझा दूं, तो वो सिर पकड़ के बैठ जाएगा, नहीं कर पाएगा। जॉब कर लेगा, बिजनेस नहीं कर पाएगा। भाई जॉब में क्या, उसने आज उसे अच्छी लग रही कर रहा नहीं, स्विच कर ली, उसी जॉब में चला गया वो, आपके पास भाई जॉब में क्या है? जॉब में ये है कि आप सुबह 10 बजे आपका ऑफिस है, आप ऑफिस गए बस, और आपको शाम को 5 बजे आप घर पे आ गए। अगर आपके सपने बड़े हैं ना, अगर आपके सपने बड़े हैं, आपकी ख्वाहिशें बड़ी हैं, और आप वो कहते हैं ना नेवर सेटल फॉर लेस वाले इंसान हो, तो आप जॉब से कुछ कर ही नहीं पाओगे। मैं खुद बताता हूँ कि मुझे खुद लगता है कि जॉब करनी चाहिए भाई, समझना चाहिए, मार्केट ट्रेंड समझ लो क्या है क्या नहीं है, फिर बिजनेस करो, खेलो। जॉब अच्छी है, पर इतनी भी अच्छी नहीं है कि आप सब कुछ छोड़ के जॉब के पीछे ही लग जाओ कि बस जॉब चाहिए। और आजकल का जो यूथ है ना, वो जैसे सपने देखता है, जैसे आपने मेरे से पूछा भी था इंस्टाग्राम का ट्रेंड, तो वो उन्होंने फ़ोन खोला और स्टोरी डाल दी कि एक दिन ज़रूर लेंगे फॉर्च्यूनर की स्टोरी लगी है, हाँ 4x सिग्मा थार की स्टोरी लगी हुई है, सिग्मा 4 फॉर्च्यूनर की लगी हुई है। मेहनत नहीं करेंगे भाई, तुम कर क्या रहे हो ऑन ग्राउंड? मम्मी 500 रुपये दे देना या मम्मी 1000-2000 रुपये दे देना, खर्चा है। अब मम्मी पापा से मांग के दे रही हैं, मम्मी अपने जमा में से दे रही हैं, उससे मतलब नहीं है। अरे कमाओ, कुछ करो। आज क्षमता रखो अल्टो खरीदने की, भाई प्राउडली बोलो, आज क्षमता रखो अल्टो खरीदने की, फिर फॉर्च्यूनर का सपना देखो तो अच्छा लगता है। पता चल रहा है माँ बाप से जिद करके तुम कह रहे हो फॉर्च्यूनर दिलाओ, फॉर्च्यूनर, कोई मतलब नहीं, कब तक दिलाएंगे भाई? एक एज होती है इंसान की, ठीक है, वो आज तुम्हें फॉर्च्यूनर दिला देंगे, कल को तुम डिफेंडर की डालने लगोगे, तब के डिफेंडर के लिए लड़ोगे उनसे? तो काम करो, थोड़ा सा निकलो बाहर, भागो दौड़ो, कुछ करो। मैंने सबसे पहले देखना चालू करा था व्लॉग उसके, गौरव तनेजा, फ्लाइंग बीस्ट, गौरव तनेजा ही नाम है ना उसका। वो बंदा पायलट था, ठीक है, वो पायलट छोड़ के इन्फ्लुएंसर बना है भाई, अपनी जॉब छोड़ के। तो वो पायलट था, वो पायलट छोड़ के इन्फ्लुएंसर बना है, वो उसे वो स्टोरी डाले कुछ करे। पर ये इसका मतलब ये नहीं आप इंस्टाग्राम खोले बैठे सुबह शाम तक फॉर्च्यूनर और वो थार और वो इंडिवर और वो सफारी और स्कॉर्पियो कर रहे हैं। काम करो फिर डालो, तो मतलब भी है। पता चले आप साइकिल खरीदने की आपकी क्षमता नहीं कि आप महीने में 50,000 का 20-10,000 कमा पाए, आप फॉर्च्यूनर डालो तो कोई मतलब नहीं, पहले उस पर काम करो। ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस आप ओन करते हैं, बेसिकली ये वर्क कैसे करता है? ट्रांसपोर्ट का काम ऐसे वर्क कर लेता है कि जैसे 2 तरीके से काम करता है। 2 तरह के ट्रांसपोर्टर्स होते हैं, एक तो होते हैं कमीशन बेसिस ट्रांसपोर्टर्स, और एक होते हैं फ्लीट ओनर्स। और कुछ होते हैं जो ट्रांसपोर्टर्स भी होते हैं और फ्लीट ओनर्स भी होते हैं। आपकी क्या कैटेगरी? मेरी फ्लीट ओनर भी हूँ मैं, और मेरा ट्रांसपोर्ट का भी है। फ्लीट ओनर का मैं बताऊँ, जैसे मेरे पास मेरे खुद के ट्रक्स भी हैं, और मैं दूसरों के ट्रक्स अपने यहाँ अटैच करके चलवाता भी हूँ। जैसे मान लीजिए आप हैं, ठीक है, आप कुछ भी काम करते, आपने 2 ट्रक खरीद लिए हैं, आप उनको भाड़े पे चलवाना चाहते हैं, ये व्यापारी हैं, इनको अपना माल शिफ्ट करना है, तो ये आपसे डायरेक्टली, आपका कोई एक एजेंसी तो है नहीं कि इनको पता होगा कि आपके पास ट्रक हैं तो मैं इनसे ट्रक हायर कर लूँ। और अगर ये आपसे कर भी लेते हैं तो आप दोनों के बीच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भाड़े को लेकर कि क्या पैसा होना चाहिए इसका, तो उसको डिसाइड करने वाला और आप लोगों को मिलवाने वाला, ठीक है, उसमें हम लोग को क्या होता है, ब्रोकरेज समझ लो, कमीशन समझ लो या कट समझ लो, ठीक है ना। तो ये होता है। तो मान लीजिए आपके पास एक ट्रक है, इनको अपना मान लीजिए गेहूँ कहीं बेचना है,
तो आपका ट्रक मेरे यहाँ जॉइंट होगा और ये मेरे फर्म से जॉइंट होंगे कि इनको पता है ये यादव ट्रांसपोर्ट कंपनी ये ट्रक प्रोवाइड कर देंगे। ट्रक किसी का हो, लाइबिलिटी उसमें हमारी रहती है कि ये भाई ये ट्रक ट्रस्टवर्दी है, ये ट्रक ओनर ट्रस्टवर्दी है, ये फ्रॉड नहीं है। तो हमारा उसका भी होता है। और आपको क्या होता है कि आपका ट्रक खड़ा रहेगा, पैसे नहीं देगा, आपको नुकसान करेगा, तो उसको चलवाने का होता है। दूसरी चीज़ होती है फ्लीट ओनर्स, जैसे हमारे खुद की भी ट्रक्स है, हम अपने भी ट्रक्स भेजते हैं डायरेक्टली। तो ये चीज़ें हैं। और ट्रांसपोर्ट में एक सेक्टर और है माइनिंग। आपने आजकल रील्स वगैरह देखी होंगी, बाहुबली वो खदान नदान तो है भाई। अगर ट्रांसपोर्टेशन में इतना माइनिंग में पैसा ना हो तो सरकार इतनी ज़्यादा सख्त ना हो माइनिंग को लेकर भाई। अरबों मतलब कहा जाता है, कहावत है कि ट्रांसपोर्ट का काम कुआं है, कुएं से भी गहरा है, समुद्र की तरह, ओशन की तरह। तो आप घुसते जाओगे वो बड़ा होता जाएगा। बाहुबल की आपने बात करी थी। आज के टाइम पे जितने भी माफिया हैं, देखिए पूर्वांचल साइड ये ज़्यादा चलता है। आपने एक चीज़ नोटिस भी करी होगी कि जितनी भी माइंस हैं, माइंस जितनी भी मोरम के, आप चाहे घाट ले लो, चाहे माइंस ले लो, पत्थर की कोल माइंस ले लो, कोयला को ले लो, ये सब ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड काम है। इनमें हमेशा पूर्वांचल में बाहुबल ज़्यादा है, वहाँ बाहुबली जाना, वहाँ हमेशा यही वॉर चलती है कि किसके पास काम रहेगा, कौन करेगा। वो काम है ट्रांसपोर्टेशन का, वो होता ही वो काम ही टोटल ट्रांसपोर्टेशन का। अभी जैसे एक काम था बिहार में, तो मैं वो काम देखने गया था, तो मेरे को पता चलता है इसमें 3 पार्टीज़ हैं जो काम कर रही हैं। और ऑब्वियस सी बात है, कोई एक काम है उसको मैं भी कर रहा हूँ, आप भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ, तो हम लोग के बीच में हम लोग हमेशा आपस में लड़ाई रहेगी, मतभेद रहेगी कि ये काम पूरा मुझे मिल जाए, आप चाहोगे आपको मिल जाएगी, ये भाई ये मिल जाएगा। तो वो तीनों बाहुबली थे, बहुत बड़े दिग्गज बाहुबली। तो वहाँ पे माइंस ज़्यादा हैं, और ज़्यादा माइंस होने के कारण वहाँ पैसा भी उन्हीं चीज़ों में ज़्यादा है, ये चीज़ है। बाकी का सरकार को भी उससे बहुत बड़ा प्रॉफिट है, क्योंकि सरकार एक चीज़ तय करती है, रॉयल्टी, आपने सुना होगा टर्म। तो जैसे हमारी गाड़ियाँ मोरम लेके आती हैं, तो जिस घाट से हम मोरम भरते हैं, जैसे आपका घाट है, गवर्नमेंट ने आपको घाट का पट्टा दे दिया कि ये इसमें इतने क्यूबिक मीटर मोरम है और आप इसको बेच सकते हैं, और मैं आपसे लोड करूँगा तो मेरे को जैसे 18,000 रुपये, 14,000 रुपये, 20,000 रुपये मेरे को देना पड़ेगा पर रॉयल्टी। वो रॉयल्टी होती है, वो सरकार को जाती है, वो पर ट्रक की होती है। सरकार वो रॉयल्टी ही सरकार को जाती है, ये चीज़ है। वो लीगल है। अब मैं आपको बात बता दूँ इलीगल की, जो होता है ना बाहुबल, एनआर एक टर्म है, एनआर नॉन रॉयल्टी। बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं, जैसे घाट ओनर होता है तो उसको भी सब चीज़ें दिखानी, जितने की रॉयल्टी कटेगी उसको सब शो करना पड़ेगा कि इतना पैसा यहाँ से आया है, रॉयल्टी कटी है, इसका पैसा ये है, रॉयल्टी इसका ये है। एनआर में क्या होता है, एनआर में मोटर मालिक, जैसे मैं हूँ ट्रक ओनर, तो मुझे ये फ़ायदा रहेगा कि मेरे को बहुत सस्ते में पूरा फुल गाड़ी मोरम मिल जाएगी, ओवरलोड मोरम मिल जाएगी बहुत कम में। मान लीजिए अगर 18,000 रुपये की रॉयल्टी कर रही है तो मेरे को 12,000 रुपये में एनआर मिल जाएगी, नॉन रॉयल्टी वाली। आपको ये फ़ायदा है, आप घाट ओनर है, कि आपको कोई उसका लेखा जोखा नहीं है, वो पैसा आपका है, सीधा बचा आपको 18 नहीं बचा, 12 बचा, पर आपको उसमें कुछ नहीं देना किसी को, ठीक है ना। और एक वो होता है, पैरामीटर होता है कि आप इतने क्यूबिक मीटर इसमें से खनन कहते हैं ना, खनन माफिया है और खनन है, तो उसमें से आप इतना ज़मीन में से क्यूबिक मीटर खनन कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। आपको इतना अलॉटेड है, और जिस टाइम, अब सब सिस्टमेटिक है, तो जिस टाइम वो पूरा हो जाएगा ना, रॉयल्टी जैसे मैं कटवाता रहूँगा, वो काउंट होती रहेगी, हाँ ये पूरा हो गया, अब बंद है। नॉन रॉयल्टी में ये फ़ायदा, ये नहीं पता चलता कितना खुद गया कितना रह गया, जब उसका कोई ब्यौरा ही नहीं है नॉन रॉयल्टी का, तो वो ऑब्वियस ही बात है। और जब वो नॉन रॉयल्टी वाला ट्रक पे लग जाता है, तो ट्रक पे एनआर होती है, वो पहले तो वो गाड़ी ओवरलोड होती है, और ओवरलोड होने के बाद में उस गाड़ी का कोई रॉयल्टी नहीं होती है। और मोहर्रम की गाड़ियाँ की प्रशासन की सख्त नज़र होती है कि गाड़ी रोकती, कहते हैं पहले रॉयल्टी दिखाओ, रॉयल्टी चेक होती है हर जगह। और एनआर पे गाड़ी वही चला पाते हैं, बाहुबल होगा तो आप चला लोगे, बाहुबल नहीं होगा तो आप अंडरलोड करते रहो। ओवरलोड में पैसा अच्छा बचता है भाई। 30,000 किलो 30 टन की मेरा ट्रक पास करता है, ठीक है ना। अब मैं उसमें एनआर लाऊं 50 टन, गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं होगी, गाड़ी ले आएगी। 50 टन लाती हैं, 60 टन लाती हैं, मतलब यहाँ तक मानिए, मैंने मेरे यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो मैंने खुद मार्केट से मोरम उतरवाई थी, तो जिस ट्रक की पासिंग थी 42 टन, उससे मैंने 85 टन उतरवाई थी।
सरकार के नियम अनुसार वो 42 टन से 42 टन से ऊपर नहीं ला सकता, पर वो 85 टन लेके आया था। तो वो जो डबल, मैंने उसको पैसा दिया पर टन के हिसाब से, मतलब मान लीजिए मोटा मोटी पकड़ लीजिए 1000 रुपये टन का मैंने उसको पेमेंट दिया। 1000 रुपये टन के हिसाब से 85,000 रुपये उसका बन गया। और अगर वो अंडर लोड लाता तो उसका कितना बनता? मोटा मोटा फर्क आता है ट्रक में माइलेज का, कि वजन ज़्यादा है तो माइलेज कम देगा, वो बहुत ज़्यादा 5,000 रुपये का अंतर आ जाता है। आप आज के टाइम पे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जाइए, आप ट्रैवल करिए, जितने भी मेरे भाई हैं मोस्ट ऑफ देम जा चुके होंगे, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब है, इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उसमें आपने देखा होगा रोड जो है ना, वहाँ पे ओवरलोड ट्रक आते हैं, ठीक है। तो जब ओवरलोड ट्रक आते हैं तो रोड जो सरकार बनाती है ना, वो बनाती है एक पैरामीटर के, इतना वजन झेल लेगी रोड। रोड ख़राब होने में बहुत बड़ा कारण ओवरलोड ट्रक्स का है। रोड दब जाती है, और रोड दबती है और बीच वाला पोर्शन जो होता है, जैसे इधर टायर है इधर टायर है, बीच में खाली है, तो वो दब जाएगी, ये बीच वाला पोर्शन ऊपर से। जब आप कार लेके जाएंगे ना, तो मेरे सामने ये चीज़ हुई है, मेरे फ्रेंड की, मेरे सामने गाड़ी का नीचे का चेम्बर होता ना, वो फट गया पूरा। आपने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पे आप कभी जाइएगा, आप ओवर स्पीड पे जाएंगे, एक्सीडेंट के चांसेस बहुत हैं। क्यों? वहाँ ओवरलोड ट्रक आते हैं, खनन माफिया जो चलवाते हैं, तो उसमें बम्स बन गए हैं। बम्स के कारण आपकी गाड़ी उछलती है, और एक बार गाड़ी अगर तबीयत से उछल गई तो आउट ऑफ कंट्रोल होकर गारंटेड एक्सीडेंट होगा। आप सौरिक से आते हैं, आप तुम भी अनुराग आए होगे काफ़ी बार, तुम देखते हो कि सौरिक से उतरते ही बहुत रोड खराब है, कभी इधर उधर, सब ओवरलोड ट्रक के कारण है। जो ओवरलोड डंपर और ये खनन वाले लोग हैं, सब उनके कारण है। जिस दिन ये ओवरलोड वाला बंद हो जाएगा, उस दिन रोडें सालों साल चलेंगी। अभी रोडें क्यों नहीं चलती? इसी वजह से। विशाल जी और रोहन जी, फर्रुखाबाद के क्रिएटर्स के बारे में आपकी क्या ओपिनियंस हैं, कैसे लगते हैं आपको फर्रुखाबाद के क्रिएटर्स? यार फर्रुखाबाद के क्रिएटर्स के बारे में कुछ ना कहे तो ही बढ़िया है भाई। क्रिएटर्स का काम होता है इन्फ्लुएंस करना। अब आपस में मतलब कोई कंटेंट ही नहीं है यार, कोई मतलब ऐसा करो कि फर्रुखाबाद थोड़ा बाहर जाए, ब्लॉगिंग करो, कुछ भी आड़े टेढ़े आइडिया लाओ अब डाल दो, हाँ बन गए क्रिएटर। शक्तिमान, हाँ यार, शक्तिमान गए हवा में हो गया उनका कंटेंट। पर यार ताज्जुब की बात ये सब चीज़ें चल भी रही हैं, वही ये सब चीज़ें चल रही हैं। ताज्जुब की बात ये है भाई, हमने कहीं सुनी थी, इसको देखने के लिए बचा रहे थे हम लोग ग्लेशियर। हम तो कहते हैं ग्लेशियर को पिघल जाए, हम तो सब डूब के मर जाएंगे। ये यार तुम्हारा एक बंदे ने चालू करा था, तुम समझ जाओ किसने चालू करा था। मतलब हमें कोई वो इंटरनेट नाम जानते हैं, बट स्टार्टिंग में देखा था जब फर्रुखाबाद नमूना बना था, नया नया फर्रुखाबाद ही नमूना हो गया, कहते हैं मतलब कर दिया इन लोगों ने, आई लव फर्रुखाबाद। तो वो एक बंदा था मेरे हिसाब से, बाकी हम गलत हो तो बताना हमें। एक ही बंदे ने स्टार्टिंग, एक दो लोगों ने स्टार्ट कर, एक या दो, गली गली में हो रहा है, गली में हो रहा है भाई। बाकी जैसे तुम्हारा कंटेंट है, ये चीज़ है अप्रिशिएबल है यार, सच में मतलब है, मतलब अच्छा ही है, बढ़िया ये है। बहुत अच्छी चीज़ है यार, ये मतलब काफी अच्छा है। हम जैसे लोग इंस्पायर होते हैं यार तुम लोगों से। बिल्कुल, कि तुम्हारी सोच है यार कि जैसे तुमने कुछ तो ऐसा लाया कि भाई 2 गाली देके आदमी फर्रुखाबाद को नहीं जाएगा। सही बात है। स्कूल का एक अनुराग तुम्हें किस्सा बताऊँ दोस्तों का। हमारे भाई की बेकरी है, ठीक है, तो भाई की बेकरी हमेशा फेमस रही है। स्कूल में बोले चेकिंग करेंगे, हम लोग सीनियर थे उस टाइम स्कूल में, एंथनी, तो हमारे प्रिंसिपल सर जिम्मी फादर थे, वो बोले कि चेकिंग होगी। फ़ोन तो कोई नहीं लाया, तो भाई मेरा ग्रुप निहायत ही ऐसा था, भगवान कसम बता रहे, पूरे स्कूल में ऐसा ग्रुप नहीं था। सीनियर्स भी अड़े रहते थे, जूनियर्स तो करे क्या। भाई पहुँचे सबसे, अच्छा वहाँ पहले हाइट वाइज अरेंजमेंट होता था स्कूल में कि जिसकी हाइट लंबी हो पीछे लगेगा और जो छोटा है आगे। प्रेयर वो असेंबली हुई, असेंबली में अनाउंसमेंट कर दिया था आप क्लास में तब घुसेंगे जब आपकी चेकिंग होगी, आप क्लास में जाएंगे और क्लास में आपका बैग चेक होगा। तो भाई उन्होंने कहा अबाउट टर्न, मैं सबसे पीछे लगा था, मैं सबसे आगे आ गया। भाई मैं पहुंचा क्लास के बाद, पहले ही प्रिंसिपल सर ने रोक दिया कि फादर ने कि जेब चेक कराओ, ये क्या रखा है, फ़ोन रखा है। भाई रुमाल रखा था, अम्मी फादर बोला ठीक जाओ। भाई अंदर पहुँचे बैग चेक हुए, तो बैग जब हमारे टीचर, सब टीचर फेमिलियर थे, तो जब बैग चेक हुए तो मेरे बैग में तो कोई किताब नहीं निकली। तो मेरे क्लास टीचर बोले बोला सर क्या करने आते, अच्छा साउथ इंडियन है, क्या करने आते यार। सर ये है जो है, एक दोस्त था
उसका बाबा आदम जमान बैग साफ नहीं हुआ था। तो उन्होंने हाथ डाला तो पेंसिल के छिक्कल निकल रहे हैं, खाए हुए रैपर निकल रहे हैं। तो और सारी किताब भरी हुई हैं, सब भरी हुई हैं। किसी के बैग से फोन निकला। हाँ अब बताएं, जूनियर्स का सुनिए। जूनियर्स के जो 2-2 साल जूनियर हैं यार, हम लोग सीनियर थे स्कूल के उस टाइम पे। किसी के बैग से फोन निकला है, खबर आ रही अरे उधर से फोन निकला, उधर से खबर आ रही अरे उसके में लेटर्स निकले, अरे उसके में ये निकला, अरे उसके में DSLR निकला, उसके में छोटा कैमरा निकला। भाई साहब इनका बैग चेक हुआ जब हमारे साथ ही बैठते थे बगल में, तो पहले तो जब उसने हाथ डाला तो आधा खाया हुआ सेब निकला। अरे यार सुबह आ जाओ तो भूख लगती थी ना, तो सेब हो गया, बिस्किट हो गए, तो सेब खा के बैग में डाल लोगे भाई जब तक चेकिंग चालू हो गई थी ना। अब क्लास के बीच में थोड़ी ना सेब खाते यार। भाई तो भाई वो डालना पड़ खाया हुआ गया। सेब निकला तो टीचर ने देखा ये क्या है, कहता सर। तो इनका जेब का तो निकला भाई, उसने दोबारा हाथ डाला तो मटरी का एक पैकेट निकला, बेकरी बनती थी भाई की। भाई उसने और खोला तो उसमें देखो क्रीम रोल निकले। तो वो बोला, अब अकेले नहीं खाते थे ना भाई, लोगों को भी खिलाना पड़ता था। बोले कि यहाँ पढ़ने आते दुकान चलाने आते हो। तो अंदर से भाई ने एक अमरूद निकाला साफ, और ऐसे लगा सर साफ है खा लो आप। बोला बाहर निकल जा। बाद में पता भाई लगा कि एक बार हम लोग के साथ कांड हुआ, हमारे एंथनी वाले जितने भी हम लोग के साथ वाले वो रिलेट कर पाएंगे उसको, सीनियर्स भी कर लेंगे। और वो 10th में थे शायद, हाँ 10th की बात है। 10th की बात है। तो हमारे बहुत से भाई लोग नहीं हैं जो कनेक्टेड हैं, सीनियर्स हैं हमारे, वो शायद देखेंगे पॉडकास्ट। तो असेंबली का टाइम था, तो हमारे स्कूल में असेंबली नहीं भाई, लास्ट वाली असेंबली का, हाँ, लास्ट वाली असेंबली का नहीं था, लास्ट वाली छुट्टी वाली प्रेयर का टाइम था। तो एक फाइनल बेल बजती थी हमारे यहाँ कि पीरियड ओवर हुआ, बेल बज गई, फिर एक फाइनल बेल बजेगी कि उस बेल के बाद 5 मिनट की गैप बजेगी। जैसे ही पीरियड खत्म हुआ आपको तुरंत अपना बैग पैक करना है, तुरंत सब कुछ सेटल करना है। फाइनल बेल के बाद कंप्लीट साइलेंस चाहिए। और जब फाइनल बेल हो जाती थी तो फिर माइक पे 1 मिनट बाद अनाउंसमेंट होती थी, जब वो ऑब्जर्व कर लेते कंप्लीट सन्नाटा है कि क्लासेस गेट रेडी फॉर द प्रेयर। हर क्लास में एक स्पीकर लगा हुआ था, ठीक है भाई। हम लोग बेल बजी, सब कुछ ओके कर लिया, फाइनल बेल बजी, अनाउंसमेंट नहीं हुई, क्लासेस गेट रेडी फॉर द प्रेयर। जब जैसे वो बोलते थे अनाउंसमेंट में थोड़ा बहुत शोर हो रहा तो चुप हो जाते थे कि भाई अब प्रेयर होगी, खड़े हो जाओ। भाई स्पीकर लगा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई। मैं, हमारे उमंग भाई, हमारे बीच में हमारा एक सरदार जी हमारे दोस्त हैं, सरदार जी और हैं, तो वो भी बैठे हुए थे। मैं सबसे कॉर्नर में था, बीच में सरदार जी थे, सबसे पहले उमंग थे, मैं था, और फर्स्ट रो की फर्स्ट बेंच पे बैठे थे। सामने कैमरा तो भाई नजर आ रहे थे। प्रेयर नहीं हो रही, हम लोग खड़े गप्पे लड़ा, बहुत देर हो गई, मतलब चल रही है, फुल ऑन चल रही है, अच्छी खासी चल रही है उसमें, चल रही है। आगे फ्रंट रो पे क्लास टीचर कह रहे हैं शांत हो गए, चगल्लस चल रही है। प्रेयर होगी हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। बहुत भाई हमारे प्रिंसिपल सर आए, हमारे प्रिंसिपल सर का बहुत रिस्पेक्ट भी थी और आज भी करते हैं। हाँ अच्छे थे, और उनका नेचर ही बहुत अच्छा था। और वो गुस्सा होते थे, बहुत बुरे गुस्सा होते थे, जिम्मी फादर। भाई वो दौड़ा से हुआ है क्लास में, उसे अंदर एंटर करा भाई, और पहले मारा नंबर, पहले मेरा नंबर था, तुम्हें पहला नंबर चाहिए तुम्हारे, चलो भाई पहले बंदे के मारा, सटा वो खा के खड़ा हो गया। मैं सोच रहा हूँ खड़े होकर साले कोई कांड करा होगा, तभी इसके पड़ा है। तब तक बीच वाले का बजा, हम साला ये भी था भाई, मेरे बजा, सन्नाटा छा गया। तो कुछ अब वो बोले, नीचे से उन्हें इशारा करा क्वायर मेंबर्स को कि चालू हो, प्रेयर होने लगी। तो जब प्रेयर हुई तो उन्होंने देखा माइक स्पीकर काम नहीं कर रहा, बोले दिस इज नॉट वर्किंग। हम तीनों नहीं, जब मार तोड़ लिया करे स्पीकर, करे अरे सॉरी वो स्पीकर खराब था भाई। हमारे प्रिंसिपल सर 5 मिनट चिल्लाए माइक पे कि आई विल रिक्वेस्ट विशाल, उमंग एंड अर्शप्रीत टू बी क्वाइट, प्लीज बी साइलेंट, द प्रेयर इज गोइंग टू बी स्टार्टेड, प्लीज बी साइलेंट। भाई किसी ने पूरा स्कूल हम लोग से छुट्टी बाद में जब लोग क्या किया तुम लोगों ने, क्या किया भाई, हम लोगों को पता ही नहीं जब कि हुआ क्या, स्पीकर काम नहीं कर रहा। अब कौन बताए सबको कि तीनों के एक पड़ा हुआ है कान के नीचे, हमें कुछ नहीं, वो पता नहीं ऐसी फादर स्पीकर नहीं काम कर रहा था तो बस। एक बार भाई का बर्थडे था, सब दोस्त इकट्ठे थे कैंट में, ऐसी होली खेली, उसके बाद सिविलियंस का आना ही मना हो गया। सिविलियंस का आना मना हुआ था ना अभी बीच में कैंट में, कि सिविलियंस नहीं आएंगे, बीच में हो गया था, हम लोग करड़ हुआ था। भाई पूछो क्या हुआ था। हम भाई का बर्थडे था, भाई का रेस्टोरेंट है राजपूतानी, तो उसमें बर्थडे मना रहे थे। लॉन्डो की आदत होती भाई, केक कटा फेंका केक, तो भाई इनके बर्थडे पहुंचे, मतलब मालिक साहब का बर्थडे,
हाँ चल रही अंदर केक, अलाउड है नहीं, और ऑफिसर्स एरिया में बैठे थे। बाहर निकले, बाहर रोड पे चल रही है, एक लड़का बचने के लिए केक से घुस गया यहाँ फायरिंग रेंज में। एक आध के फ़ोन टूटे, एक आध के फोन टूटे, कोई गिरा, कोई बीच रोड गिरा कैंट में, कोई अधिकारियों का प्लेग्राउंड गिरा जाके, कोई कुछ। जेएमपी आई बाकायदा आप लोग हटाने, आप लोग जाइए यहाँ से। फिर पता नहीं भाई के साथ क्या करा उन्होंने। कुछ नहीं भाई, घर चले गए। विशाल जी, जो आप कार्स ओन करते हैं, 4 कार हैं ना? हाँ लगभग 3-4 हैं। उनका नंबर सीरीज सबकी सेम है, तो इसके पीछे का प्रोसेस क्या रहता है, या कोई शौक है कि आप सेम नंबर? यार शौक क्या, ये तो प्रोसेस इसका ये है कि आप अब बिड करके नंबर होल्ड करा सकते हो अपने नेम पे। होती है। बिड होती है हर एक नंबर का। अब आपको कोई भी नंबर चाहिए होगा, मिनिमम 1000 रुपये से प्राइस स्टार्ट होगा। मेरा वाला नंबर जो है 9192, वो ज़्यादा महंगा नहीं है, बट जैसे हम मोटर वाले हैं तो हम कैलकुलेशन करते हैं 9192, 9 + 1 + 9 + 2, इसका आप टोटल करेंगे तो 21 होगा। तो अपने यहाँ कहावत होती है ना कि 21 रहना चाहिए, किसी से 19 मत रहो, 21 रहो। तो एक तो इसका 21 आता था, और पढ़ने में अच्छा लगता था, 91-92, बोलने में भी। तो यार जब मैंने पहली गाड़ी ली तो स्विफ्ट थी जिसका नंबर था 91-92। फिर यार दूसरी गाड़ी ली तो थार, नहीं तब ली थी ऑल्टेरो G4 उसके बाद। तो भाई इसका भी नंबर सेम लेंगे 9192। फिर तीसरी ली तो थार, तो उसका भी इसका भी सेम लेंगे 9192। फिर चौथी ली स्कॉर्पियो, तो इसका भी सेम लेंगे 91। तो वो एक सीरीज़ तैयार हो गई पूरी 9192। और मेरे को पर्सनली ब्लैक कार का शौक है। लोग कहते हैं बहुत मेंटेनेंस चाहिए होता है तो चीज़ अलग चमकती है। आप वाइट गाड़ी सामने खड़ी कर दीजिए, ब्लैक खड़ी कर दीजिए, ब्लैक अलग आउटशाइन करती है। सफ़ेद टैक्सी आपको चाहिए, आज के टाइम पे आप सरकारी विभाग में अगर वेंडर बनते हैं और आपको गाड़ी लगानी है, आप काली गाड़ी नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। कोई भी कलर हो, काला नहीं होगा। तो भाई कुछ तो डिफरेंट है ना सब चीज़ों से। और मेरे एक वो भी था कि भाई गाड़ियाँ फर्रुखाबाद में बहुत से लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, 8-8 गाड़ियाँ, 10-10 गाड़ियाँ। मैं स्टैंड आउट करना चाहता था। स्टैंड आउट क्या करना, वो हो गया। बहुत से लोग हैं जो मेरे को ऐसे नहीं जान पाते, फिर वो कहते हैं अच्छा 9192 वो। तो मेरे बाबा का नाम है दीप सिंह यादव, मेरे ग्रैंडफादर का नाम था। तो हमारा जो बिज़नेस स्टार्ट शुरुआत से रहा, दीप मोटर्स, दीप पैलेस, दीप कॉम्प्लेक्स, तो सब दीप सब जगह दीप हाईलाइट रखा मेरे पापा दादा ने। तो मैंने भी मतलब गाड़ियाँ ली तो उनके बैक पे जो मेन हाईलाइट होता है, तो मैंने भी अपना एक फर्म का सिंबल अपना दीप सब पे लगा दिया। तो वो यार सही चल गया, स्टैंड आउट हो गया थोड़ा, एक वो बन गया है सिंबल कि 9192 और दीप। तो वो अब बाकी गाड़ियों का शौक़ तो हमेशा था, वो बस कमाने लगे तो शौक़ थोड़ा बढ़ गया। और बहुत एक कंपैरिजन है गाड़ियों के बीच में, SUVs का और सेडान्स का। कहते हैं कि जो पर्सनली ड्राइव करता है, जैसे आपको ड्राइव करनी है तो आप सेडान रखो, बट हमारे यहाँ ऐसा कोई मानना नहीं है मेरा पर्सनली। अगर आप यूपी में हो तो ये देखा जाता है आप कितनी बड़ी गाड़ी से हो। ये नहीं मतलब करता कि अरे 90 लाख रुपए की ऑडी से हो, या 5 सीरीज़ है कि 7 सीरीज़ है। आप 7 सीरीज़ भी ले आओगे ना यूपी में तो इंसान उसको भाव नहीं देगा। यहीं आप काले रंग की इंडियर खड़ी करोगे या काले रंग की स्कॉर्पियो करोगे तो आदमी ना रोकेगा। अब किसी की माई के लाल में हिम्मत नहीं है जो आपको हाथ दे दे। अगर आप कोई रूल ब्रेक कर भी रहे हो या आप मान लीजिए जा भी रहे हैं तो चेकिंग, जनरल चेकिंग में भी कोई जल्दी किसी की हिम्मत नहीं। या आपके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का एक सिंबल हो और काली गाड़ी हो और 1-2 के सेम नंबर की 1-2 गाड़ियाँ, तो आदमी खुद बैक ऑफ कर जाता है। यूपी में चलता है भौकाल, यहाँ चलती है भौकाल वाली, जो जितना बड़ा है वही खड़ा है। ऑडियंस के लिए आपकी एडवाइस क्या रहेगी? भाई ऑडियंस के लिए एक ही एडवाइस रहेगी, पहली चीज़, आप अगर कोई काम कर रहे हो तो उसको ऐसा करो कि इन्फ्लुएंस हो खुद के। मतलब एक तो झूठी शान सबसे बेकार चीज़ है। और अगर आप वर्क कर रहे हो तो सोचो नहीं, उसको करो। बिजनेस वाला जैसे टॉपिक था कि जॉब वर्सेस बिजनेस, तो मेरा कोई मोटिव ये नहीं था कहने का कि जॉब ना करो, जॉब के लिए भी मेहनत करो। जिनको बिजनेस करना है उतरो फील्ड में, एक बार लेके देखो यार रिस्क क्या होगा। लाइफ थोड़ी ना ख़त्म हो जाएगी,
ओवरऑल रिस्क लेके हसल करो, फिर इंटरेस्ट है यार, हर किसी का अपना अपना, किसी कोई जॉब में खुश है, अनुराग फिर भाई कोई को सपोर्ट अपना- करो। हाँ भाई, भाई को बिल्कुल सपोर्ट करो यार। तो इसलिए हसल करो, अपने शौक खुद पूरे करो। आज ये टाइम पे कोई बुरा नहीं, पहले मेरे को भी लगता था, बट अब कुछ नहीं लगता है। अगर आप वर्थ करते हो ना, खुद में इतनी वर्थ रखते हो, तो आप चाहे 50 लाख की गाड़ी से निकल जाओ, चाहे आप 50,000 की स्कूटी से निकल जाओ, आपकी वर्थ वही रहने वाली है। दोस्तों से मिलो, मौज करो, सब रहो, फिट रहो, खुश रहो, सब करो, बट साइमल्टेनियसली मेहनत करते रहो, स्ट्रगल करते रहो। ऑल गुड है। और सही बता रहा हूँ, जब सब कुछ होगा ना, तो सब कुछ हो जाएगा, तब लगेगा कि यार सब कुछ है, बट वो वाला मज़ा नहीं है जो उस टाइम पे था। थैंक यू विशाल जी, अनुराग जी हमारे पॉडकास्ट में आने के। बहुत बहुत थैंक यू अनुराग भाई, बड़ा बढ़िया लगा, और आशा है आपका चैनल बहुत बड़ा खूब हो अच्छा जाएगा। चले। और ऐसे ही मेहनत करते रहो।